याद करो याद करो, मैंने बताया था एरिया वेक्टर को। सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसका एक देसी तरीका भी बताया था, बहुत आसान तरीका था। किसी भी चीज का एरिया वेक्टर कहाँ होता है अगर हमने जो करना है, याद करो। मैंने एक सरफेस लिया था, मैंने कहा था अगर इसका यहाँ से देख रहे हो तो, फिर यहाँ से देख रहे हो तो, कैसे बताया था, थोड़ा सा याद करो। बताओ बताओ बताओ। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपवर्ड में उसका एंगल होगा तो वो मैक्सिमम होगा, मतलब 90। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी हमेशा। अपवर्ड। सोचो अपवर्ड कब होगी, मैंने कुछ बताया था, एक ट्रिक बताई थी इसकी। जहां से तुम देख रहे हो, फिर उसके परपेंडिकुलर हाँ अपवर्ड उसके में परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ है ना। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरी तरफ, बाहर की तरफ हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जहां से मैं देख रहा हूँ वो मेरी तरफ। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ऊपर की तरफ, अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो ऊपर की तरफ, इधर से देख रहा हूँ तो इधर की तरफ, हमेशा बाहर की तरफ। राइट, याद आया सबको? चलो, यही अभी गोस ने एक लॉ दिया। अभी जो हमने सर पढ़ा था स्ट्रेट वायर, पढ़ा है ना, इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर के बारे में हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। यस सर। और किसके लिए निकाला था? रिंग के लिए निकाला था, है ना, इन सब के लिए निकाला था। तो यही सब हम करेंगे बहुत आसान तरीके से। अभी तो हम क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट काट रहे थे, है ना, और उससे पहले फोर्स या फील्ड देख रहे थे, फिर उसको क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे। अब इसी चीज का आसान तरीका किसने दिया? गोस ने। तो आज हम पढ़ेंगे गोस लॉ के बारे में। इसके बारे में गोस लॉ, इसको गोस थ्योरम भी बोल सकते हो, और थ्योरम। तो आफ्टर दिस लेक्चर, आज की ना ऑब्जेक्टिव स्लाइड में से डिलीट हो गई एक्चुअली में, कोई बात नहीं, तो हम लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके बाद तुम क्या कर लोगे, गोस लॉ और गोस थ्योरम से तुम्हें क्या पता लग जाएगा? यू विल बी एबल टू सोल्व द फील्ड और कैलकुलेट द फील्ड, है ना, थ्रू अ क्लोज फॉर अ सरफेस फॉर अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेन हेडिंग यही है। और इसके बारे में तुम थोड़ा बहुत फ्लक्स का आइडिया लग जाएगा, तो एबल टू कैलकुलेट फ्लक्स भी लिख सकते हो साथ में। और वो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे सर? नंबर 1, जो हमने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना आज, उसके बारे में तो आज देख ही लेंगे, और कोशिश करेंगे कि सरफेस वाला, स्फेरिकल वाला भी कर लेंगे। स्फेरिकल, सरफेस एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गोस ने क्या बताया था उसके बारे में भी बात करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चे आज। क्लियर है? चले आगे। यस सर। एक सेकंड दो मुझे बस। तो गोस थ्योरम ने हमें क्या बताया, ये क्या हो गया? एक सेकंड। देखो समझ में आ रही। तो दिख रहा है सबको गोस थ्योरम? नो सर, नहीं दिख रहा? खराब दिख रहा है। यस ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है गोस थ्योरम। वो कह रहा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इंटेंसिटी ओवर एन क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज 1/4। सबने पढ़ा होगा गोस लॉ वैसे तो, क्या होता है बोलो, क्या होता है? थोड़ा बहुत किसी को भी आइडिया हो? सर गोस लॉ और थ्योरम एक ही चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने सेम ही चीज पढ़ी है। मुझे पता है, वो मैंने करी है, मैंने की है। तुम मेरे को बताओ गोस लॉ क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? तुमने पढ़ा होगा ना स्कूल में गोस लॉ। क्या होता है गोस लॉ? थोड़ा बहुत आइडिया दो मुझे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस के, मतलब तो वो इक्वल होता है 1/ε0 टाइम 1/ε0 और टाइम टोटल चार्ज कंटेन टोटल इन चार्ज के। लेकिन ये बताता क्या है सर? ये तो बहुत कंफ्यूज वाली बात है। ये क्या कराना, बताता क्या जाता है इसमें हमें? देखो
अब गोस में हमने फ्लक्स निकालना तो सीख लिया ना सबने फ्लक्स निकालना, लेकिन अभी फ्लक्स का ना एक और क्वेश्चन होगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं करा रहा, वो क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है क्यूब का, वो लेकिन समझ में आएगा, मैं उसकी एनिमेशन बच्चों ढूंढ रहा हूँ, अगर एनिमेशन उसकी मिल जाए तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लक्स निकालने का, वो हम करेंगे, ठीक है। तो अब एक देखो मेरी बात सुनो, गोस थ्योरम क्या कहती है, ये फ्लक्स से रिलेटेड ही है। गोस ने एक लॉ दे दिया, एक थ्योरम प्रोवाइड कर दी, क्या बोल रहा है लॉ ने, गोस के लॉ ने, देखो उन्होंने कहा कोई भी एक क्लोज सरफेस है, कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके ऊपर अंदर अगर चार्ज क्या है बच्चे, क्यू, क्या है क्यू, सपोज करो ये Q1 है, यहाँ पर बाहर में क्या है इसके Q2, ये क्या है Q3, ये क्या है Q4, समझ में आ रहा है। यस सर। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो सरफेस है, बच्चे बार बार आएंगे ना बच्चे, देखो तो Q1 Q2 Q3 Q4, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली कि जो नेट फ्लक्स है, फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से, इस पूरे सरफेस, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज एनक्लोज्ड। कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यू बोलो कितना है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, क्यू बोलो बोलो टोटल, बोलो टोटल, Q1 Q2 Q4 या प्लस नहीं, सरफेस ने कितना एनक्लोज किया वो सिर्फ वही बताओ। Q1 तो इस पूरे, अब इस जो टोटल फ्लक्स आएगा ना वो कितना आएगा, Q1/ε। ये Q2 Q3 Q4 नहीं आएंगे, Q2 Q3 Q4 नहीं आएंगे, सिर्फ कौन सा हमने चार्ज लेना है, कौन सा हमने चार्ज लेना है, जो सरफेस के अंदर अंदर, जो सरफेस के अंदर है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ सर, इस फ्लो से हमारा, अभी बता दो। फ्लक्स को क्या लिखते हो बच्चे, E डॉट ए, तो ये आ जाएगा Q1/ε0। तो सर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं आ सकती, यस सर। किसी भी एक सरफेस का मेरे को अंदर का चार्ज के बारे में पता लग जाए तो मैं उस सरफेस का क्या निकाल सकता हूँ, अब इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो अपने आप ही आ जाएगी ना। यस सर। तो देखो जहां पर मैं इतना बड़ा मेथड यूज कर रहा था, एक पूरी वायर ली, उसका एक छोटा सा पार्ट काटा, फिर उसको देखा उसकी वजह से फील्ड, फिर उसको इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेशन का रूल याद में रखा सर, है ना, फिर ये सब किया, उसके लिए, उसके अलावा मेरे पास क्या दूसरा तरीका है, उसके अंदर का सिर्फ क्या पता कर लूं, चार्ज पता कर लूं, उसको सिर्फ किससे डिवाइड करना है, एप्सिलॉन से, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, फ्लक्स भी आ जाएगा, और फोर्स भी आ जाएगा। समझ रहे हो कितनी आसान चीज में बता दिया उन्होंने सिर्फ फ्लक्स के बारे में बताया, इससे हमें क्या निकल गया, हमारा फील्ड भी निकल गया। लेकिन ये याद रखना, ये जो फील्ड है ना वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आया है, चाहे उसके पास Q4, उसके अंदर ये सब काउंट हो रहे हैं, Q2 भी काउंट हो रहा है, Q3 भी काउंट हो रहा है, Q4 भी काउंट हो रहा है, Q1 भी काउंट हो रहा है। ये जो फील्ड आया है ये सारे चार्जेस की वजह से है, चाहे वो इसके, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, चाहे वो इससे क्या हो, बाहर हो, चाहे वो क्या हो, अंदर हो, ये जो फील्ड आया है सर। बट ये जो फ्लक्स आया है, ये जो चार्ज आया है, वो सिर्फ कौन सा लेना है हमने, जो सर अंदर वाला। तो तुम बाहर कितने ही चार्जेस लग लो, 10 चार्ज, 20 चार्ज, 80 चार्ज, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा तो सबकी वजह से, लेकिन उसके अंदर जो गॉस लॉ में कैलकुलेशन होगी उसके अंदर चार्ज कौन सा लेंगे हम, सिर्फ चार्ज अनक्लोज्ड वाला, हाँ Q1 लेंगे। तो देखो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अब उन बाहर वाले की वजह से क्यों नहीं ले रहे Q2, अच्छा जब फ्लक्स लिया तो चार्ज अनक्लोज्ड क्यों लिया, सिर्फ उसी की वजह से क्यों लिया, क्योंकि ये जो बाकी वाले हैं ना Q3 Q2 Q4, इनकी वजह से नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या आता है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो Q3 की वजह से अगर जितनी फील्ड लाइंस जा रही होंगी उतनी ही फील्ड लाइंस आ रही, टोटल फ्लक्स जो आउटसाइड है ना चार्ज, उनकी वजह से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सिर्फ कौन सा चार्ज लेते हैं फ्लक्स के लिए हम, अंदर वाला जो एनक्लोज्ड होता है। समझ में आ रही है ये बात, यस सर। ध्यान रखना इस बात। तो सिर्फ अंदर वाला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सब की वजह से आएगा। तुम फ्लक्स सिर्फ पुट करो, अंदर वाले चार्ज के लिए आएगा टोटल, आंसर किसके लिए आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सभी चार्जेस का। समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली
जो फ्लक्स आएगा वो किसके लिए है? सिर्फ सिर्फ सरफेस के अंदर चार्ज फील्ड है वो क्या है? सभी टोटल। टोटल चार्ज के लिए। क्लियर है ना? यस Yes, सर। sir. चलो आओ अब नेक्स्ट। तो देखो ये दिख रहा है फ्लक्स का फॉर्मूला, E डॉट ds इज इक्वल टू क्या है? Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन। क्लियर है सबको? यस सर। इसको स्फेरिकली सिमेट्री के लिए हम थोड़ा सा प्रूव करेंगे। ये देखो ये एक स्फीयर है, दिख रहा है? क्लियर है? Yes, sir. अब इस पे सेंटर O है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? इसके अंदर Q. Q। अब ये क्या कर रहे हो सर? यहाँ पर एक मैंने एक छोटा सा एरिया काटा, ये दिख रहा है ये वाला एरिया, यस सर। ये छोटा सा एरिया मैंने काट दिया सर यहाँ पे। अब इससे क्या होगा सर? देखते हैं। मैंने इस ध्यान से देखना, एक्चुअल में मेरे पास क्या था? सिर्फ एक सेंटर Q था, एक चार्ज क्या था? सपोज करो Q था, क्या था? सिर्फ Q था। मैंने इसकी वजह से क्या देखना है? फ्लक्स देखना है। क्या देखना है इसकी वजह से? Flux. और मैं चेक करूंगा कि यार ये गॉस लॉ वाले प्रूफ आता है या नहीं आता है, ये आंसर आता है या नहीं आता। तो मेरे को क्या बोला? गॉस ने हमेशा एक सरफेस के बारे में बात की है। गॉस ने हमेशा किसके बारे में बात की है? देखो ओवर एनी, क्या लिखा हुआ है? ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। हाइपोथेटिकल सरफेस मैंने अपने आप बनाया है कोई भी। तो अगर क्यू की वजह से फ्लक्स देखना है तो एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। Yes, sir. गॉस ने बताया है तो उस सरफेस का नाम हो जाएगा Gaussian सरफेस हो जाएगा गॉसियन सरफेस। तो मैं आस पास एक ऐसा क्लोज सरफेस बनाऊंगा जो थोड़ा सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल हो मतलब अभी पता लगेगा। इसकी मतलब इसकी वजह से जो फील्ड है वो हर पॉइंट पे सेम आएगा। देखना कैसे हर पॉइंट पे, मतलब जो फिगर मैंने ड्रॉ करी है देखना। तो मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया, देखना इसकी वजह से फील्ड देखा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ऐसे लगाते थे ना फील्ड लाइंस क्यू की वजह से, याद आया? आपको एक बार ड्रॉ करो तो एक ऐसे सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस बन गया। ये जो भी एक पॉइंट चार्ज होगा वो कैसी सिमेट्री शो करता है? हमेशा स्फेरिकल सिमेट्री होता है। इससे ये पता लग रहा है स्फेरिकल सिमेट्री। तो याद रखना, अब पॉइंट चार्ज के लिए मैंने कैसा सरफेस ड्रॉ किया है? हमेशा स्फेरिकल। अब ये सरफेस क्योंकि मैंने हाइपोथेटिकल ड्रॉ किया, एक्चुअल में तो नहीं था, इस सरफेस का नाम दे दिया गॉसियन सरफेस। सर क्यू हो गया। अब मैं इसके अंदर भी वैसे अगर चाहता तो क्यू की वजह से, इस टोटल की वजह से देख सकता था, सीधा आंसर लिख सकता हूँ। क्या आना चाहिए? क्यू अपॉन। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये गॉसियन सरफेस नहीं है, सपोज करो एक स्फीयर है, इसके अंदर मैंने एक एरिया काटा, उसकी वजह से इसके अंदर से एक छोटा सा एरिया काटा, उसकी वजह से फ्लक्स देखते हैं। देखो कैसे, इसको हटा दें एक बार। हाँ, ये एक छोटा सा एरिया काटूंगा अभी, देखना। ठीक है, काटा हुआ दिख रहा है सबको एक एरिया छोटा सा इस पोर्शन में। और इसका एरिया वेक्टर मैंने हमेशा बताया है कहाँ होता है सर? बाहर की तरफ। कहाँ होता है? बाहर की तरफ। स्फीयर में ये एक कोन वाला एरिया सा दिख रहा है, ये कोन। Yes, तो यहाँ इसको नीचे देखो, यहाँ से दिखेगा ना इसका बाहर की तरफ आता हुआ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहाँ लगाया है? बाहर की तरफ, दिख रहा है? ये होता है एरिया वेक्टर। क्लियर? yes. इसको डीएस वेक्टर से धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार आ गया समझ में तो क्लियर हो जाएगा सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यू का उस पॉइंट पर कहाँ है? बाहर की तरफ होता है ना। अभी दिखाई थी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये देखो ऐसे। आया? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और एरिया वेक्टर भी सरफेस के क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। अगर इधर एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे? सर इक्वल। मतलब इक्वल इन द सेंस डायरेक्शन में। सेम। हाँ, डायरेक्शन में सेम होने का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अलाइन करेंगे, पैरेलल होंगे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। याद रखना। तो देखो, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, E डॉट ds इज इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर डॉट ds। अब ये क्या चीज है सर? अभी बताते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है साहब? ऐसे E डॉट A ना, E डॉट S बोल देता हूँ। अब क्या है सर, लेकिन यहाँ पे तो एक छोटा सा एरिया काटा है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा? छोटा सा होगा। दिए बच्चे d5। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें पता ही है सर, कितना होता है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से
1/4 pi epsilon आर स्क्वायर, याद आया? Yes, sir. डॉट ds। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसको खोल के लिखते हैं हम। E डॉट ds को क्या लिख सकता हूँ? E ds कौन सा थीटा? Cos कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी अभी बताइए? थीटा की वैल्यू 0। कोस 0 कितना होता है? 1 आ जाएगा, तो ये डॉट हटा दूं, अब सिर्फ 1 है। तो डी फाई की वैल्यू आई है सर मेरे पास KQ/R² इंटू ds। किसी को दिया यहाँ तक? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी फाई की वैल्यू आई है KQ/R² इंटू ds। चल अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आओ सर पिछली स्लाइड निकाल दो, लिख रहे थे। पिछली स्लाइड कौन सी? अभी स्लाइड तो यही चल रही है बस। जिस पे आपने कौन सी स्लाइड? लिखा हुआ बोल रहे हैं। क्या लिखवाया था मैंने? बोलो। वो इसमें आएगा, वो सारा इसमें आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। देखो तो यहाँ पर आ गया क्या? देखो R.n, ये चीज हमने कर ली। R.n का मतलब क्या है यहाँ पर भाई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो आर कैप आता था ना। इसका मतलब क्या है? आर कैप सिर्फ किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और एन कैप किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है? एरिया। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो इसलिए R.n यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट करके सॉरी क्या आएगा? 1। तो वही हमने लिखा। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया। देखो हमने ऊपर भी लिख रखा है सेम। क्लियर है? तो अब टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं सर? इंटीग्रेट। यस भाई सर। डी फाई से टोटल निकालना था तो इंटीग्रेट कर दिया। तो अब डी फाई को इंटीग्रेट कर दो। तो जो चीज कांस्टेंट है वो क्या आ जाती है? बाहर। डी फाई का इंटीग्रेशन तो वैसे फाई हो जाएगा। तो बाहर क्या है? KQ/R² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ ds ds क्या है यहाँ पर बताओ? सर एरिया एरिया, छोटा सा एरिया। तो अगर इस ds को छोटे छोटे एरिया को ऐड करता रहूं, हर जगह ही छोटे छोटे एरिया लूं, तो ये टोटल किसका एरिया बन जाएगा? स्फीयर का बन जाएगा ना, इसी गॉसियन सरफेस का पूरा, है ना? और स्फीयर का एरिया होता कितना है? 4 पाई r। लिख दिया 4 पाई R²। तो R² से R² कट गया। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? बताना मुझे। 1/KQ इंटू 4 पाई, यही रह गया ना। देखो KQ इंटू 4 पाई करो 1/4 पाई Q इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई गया, आंसर क्या आ गया? फ्लक्स। यही नहीं आना था? Yes, sir. तो ये प्रूफ हो गया क्या दोस्त लोग? अब इसको फटाफट अब देख भी लेते हैं हमने लिखा हुआ है जो। आओ आ गया क्या भाई? देखो सेम ds का इंटीग्रेशन किया तो क्या आया? 4 पाई R²। और इसको किसके इक्वल आ गया? Q/ε0। तो टोटल फ्लक्स अगर किसी एक सरफेस या क्लोज सरफेस के देख रहा हूं तो क्या आ जाएगा? वो Q/ε0। और यही कौन सा लॉ है हमारा? अब ये डिपेंड नहीं करता बच्चे की सरफेस का साइज, शेप वगैरह। शेप कौन सी है? स्फीयर लो, क्यूब लो, कैसा भी क्लोज सरफेस ले लो, हमेशा क्या आंसर आएगा? अंतिका बोल रही है कि रिपीट कर दो, उसकी क्लास लेफ्ट हो गई होगी ना। क्या बोलूं? क्या बता रहे हैं सर? अवंतिका बोल रही है कि मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी तो रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट करूं बताओ? ये तो डेरिवेशन चल रही है ना बच्चे। देखो हमने एक स्फीयर लिया था, स्फीयर की वजह से एक एरिया काटा छोटा था, उसकी वजह से हमने क्या देखा? फ्लक्स देखा। फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा हमने, देखा E.ds। E.ds मतलब EDS cos थीटा। और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? सब बताओ मुझे। E और ds के 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो cos 0 होता है 1, तो सिर्फ रह गया EDS। वो डी फाई के इक्वल है। तो टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। डी फाई का इंटीग्रेशन बच्चे फाई होता है। ई का जब वैल्यू ई कांस्टेंट है तो बाहर
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है ना चार्ज की वजह से, इन द सेंस आर पे ही डिपेंड कर रही है सरफेस के लिए, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी देखते हैं, और अंदर रह जाएगा सिर्फ डीएस, और डीएस मतलब छोटे छोटे एरिया, इन छोटे छोटे एरिया को काट दूंगा तो किसका एरिया बन जाएगा टोटल, स्फीयर सर्फ का, स्फीयर का, और सरफेस का क्या होता है 4 पाई आज क्या थी पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया 4 पाई, और के की जगह वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो था ही, पाई से 4 पाई कट गया, आंसर क्या आ गया फ्लक्स का, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो क्लियर है। तो अब कैसा भी सरफेस हो, टोटल चार्ज अगर उसके एनक्लोज्ड क्यू है तो उसका जो फ्लक्स आएगा उसकी वजह से कितना आएगा, क्यू अपॉन स्केलर या वेक्टर, मैंने बताया हुआ बहुत बार, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। हाँ चलो चले आगे। तो फॉर किसी भी क्लोज सरफेस, अब देखो कोई भी एक क्लोज सरफेस, हमने बोला ना सब क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, अब किसी भी क्लोज सरफेस कैसी भी शेप ले लो, अभी तो स्फीयर लिया था, अब ये इरेगुलर है, दिख रहा है, यस अब इसमें चार्ज कितना है बच्चे, क्यू क्यू, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्यू कौन एक छोटा सा एरिया काटा यहाँ पर भी, ये रहा, चलो उसकी वजह से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है, देखो ई, अब इसकी वजह से ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर भी हमेशा क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है इस केस में, थीटा बन रहा है, पिछले केस में क्या बन रहा था, 0 डिग्री। अब कोई बन रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू तुम खुद बताओ मेरे को क्या आनी चाहिए, ई डी एस कोस थीटा, तो आ गई क्या वो वैल्यू, देख लो, अभी लिखते हैं, खोलेंगे इसको, देखना यही आ गई क्या, देखो सेम वैल्यू, देख लो जिसको नहीं समझ में आया भाई, डी फाई को क्या लिखता हूँ, ई डी एस कोस थीटा ना, और अभी छोटा सा एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ही होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ में क्या है डी एस कोस थीटा, तो सिंपल यही लाइन हमने लिख दी, क्या सीधा यही आ गई क्या, देखो देख लो, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, थम्स अप कर दो जिसको डाउट नहीं है, जिसको डाउट नहीं है थम्स अप कर दो, जिसको डाउट है वो प्लीज पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आओ, अब देखो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करो और मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए, इस टर्म का इंटीग्रेशन करो, डी फाई का छोटे छोटे करोगे तो फाई हो जाएगा, इधर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, थीटा बाहर लेना है या नहीं लेना तुम्हारे ऊपर है, बताओ मुझे, तुम सोच के बताओ मुझे, फिर क्या बोला आपने, कोस थीटा बाहर लोगे या नहीं लोगे, ये सोचना, फटाफट करके बताओ, फिर चेक करेंगे तुम्हारा आंसर, इंटीग्रेशन करना है तुमने, ये कोस थीटा बाहर लेना है या नहीं लेना, तुम सोचना, बता रखा है ना कैसे चेक करते हैं कि क्या चीज कांस्टेंट है क्या चीज वेरिएबल है। हाँ। चलो आओ देखो, जिसने किया तो अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सब तो स्टेप कर ही रहा होगा सबने, अब ये क्या है सर, ये डी ओमेगा, ये क्या टर्न आ गई सर, अभी देखते हैं इसके बारे में भी, ये क्या कर दिया सर इसने, कौन बताएगा मेरे को, बताओ 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 बताओ, ये क्या कर दिया सर क्या, ये चीज कौन बताएगा मेरे को, कैसे आई, फटाफट बताओ, सोच के सोचो सोचो थोड़ा, के की वैल्यू पुट करो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्यू आ गया, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ गया, तो ये तो बन गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर नीचे अंदर क्या रह गया, थोड़ा सा सोचो फिर मुझे बताना। सर क्लोज सरफेस की इंटीग्रेशन की, क्लोज सरफेस की इंटीग्रेशन तो करी, तो ये क्या चीज है सर? ds cos थीटा। ना, ये सर ओम तो रेजिस्टेंस का वो नहीं होता है। यही तो बता ना, ओम रेजिस्टेंस में यहाँ पर ये एंगल है, सॉलिड एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सॉलिड अब ये कैसे करोगे आप? सॉलिड एंगल के बारे में कुछ पता है, थोड़ा बहुत आइडिया? नो सर। ये आइडिया, ओ भाई साहब 11th में पढ़ के नहीं आए सॉलिड एंगल? ये देखो, ये दिख रहा है, ये छोटा सा एंगल, ये सर वो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल वो। हाँ हाँ हाँ, रेडियन और स्टी रेडियन। यस सर, थोड़ा बहुत। अब ये कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताओ मुझे, किसी को कोई आइडिया? वरना हम पहले इसको सॉलिड एंगल से प्रूव करवाएंगे, फिर आगे चलेंगे, मतलब फिर हम नेक्स्ट कर सकेंगे, क्योंकि ये सॉलिड एंगल से ही थोड़ा बहुत करेंगे। कुछ और थोड़ा सा और सोचो इसके बारे में कुछ। अच्छा, जिसको नहीं पता, क्या इसको किसी और तरीके से कर सकता हूँ सर? सोचो थोड़ा सा और। सर सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ, अभी तक बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, क्या बात। किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा ना क्लास का? ज्वाइन नहीं हो रही? नो सर। बताओ। अब सॉलिड एंगल कैसे बताऊंगा तुम्हें मैं? पूरा करवाना पड़ेगा। सॉलिड एंगल थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा तुमने? सर आपसे सुना पहली बार। सर नहीं पढ़ा। नहीं कोई बात नहीं, फिर इसको स्थगित करो अभी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, तो सॉलिड एंगल के बिना तो ये वाला प्रूफ तो समझ में नहीं आएगा। बट कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें गॉस लॉ समझ में आ रहा है ना, क्या होता है Q/ε0? तो फिर हम सॉलिड एंगल के साथ इसको समझाएंगे। अगर लास्ट वाली मतलब 10 मिनट में हमें टाइम मिल गया तो हम सॉलिड एंगल पहले करवा देंगे, उसके बाद ये करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि सॉलिड एंगल समझाना थोड़ा सा टफ अलग है। हाँ, ठीक है, चलो आओ। अब ये तो कर ही सकते हो, कोई बात नहीं, आओ। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस कल सारे, लेकिन अगर हमारा इस लेक्चर में सॉलिड एंगल मैंने कवर नहीं किया, अगर लास्ट में हमें टाइम नहीं मिला, तो कल एक बार सॉलिड एंगल सब पढ़ के आएंगे, ठीक है? Yes, sir. तो एक चार्ज है सर Q, दिख रहा है सबको? इसकी वजह Yes, sir. से कूलम लॉ, मैंने अब कूलम लॉ ड्राइव करूंगा, कैसे देखना, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने इस चार्ज की वजह से फ्लक्स देखना है टोटल, क्या होगा तुम्हें पता है अभी। अब मैं ड्राइव नहीं करवाऊंगा, तुम्हें पता है खुद ही क्या होता है फ्लक्स इसकी वजह से। सर क्यों एप्सिलॉन। और सर अगर ये फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स क्या होगा टोटल? E डॉट A Q/ε0। या जिसको ऐसा लगता है वो ये टर्म याद रख लिया करे हमेशा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो जिसको जो ऐसा याद रखना चाहिए, ये इक्वेशन हर जगह वैलिड होगी, ये वाली E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0 इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? Yes. अब मैं वो cos 0 अपने आप मान रहा हूँ, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं ना अभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। पीछे 0 डिग्री। हाँ, Q/ε0। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा टोटल सरफेस का, इसका स्फीयर का? 4 pi r square. 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताना मुझे। Q/4 और Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या बचा? Q/में क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम लॉ से नहीं आया था, सेम टू Yes, सेम? sir. तो क्या ये कूलम लॉ डिडक्ट नहीं हो गया कहाँ से? Gauss theorem. गॉस लॉ से। तो सेम टू सेम चीज बच्चे अभी यही करेगा, देखना इसको, दिख रहा है सर वो जी अभी? अब एक में बार रिपीट कर दो। हाँ, अभी दिखाऊंगा, साथ साथ आ रहा है। एक छोटा सा एलिमेंट काटा, उसकी वजह से मैंने गॉस लॉ लगाया, E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0।
ई बाहर लिया, डीएस का इंटीग्रेशन किया, डीएस का इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे सरफेस का इंटीग्रेशन करूंगा, ऐड करूंगा तो कितना एरिया बन जाएगा? ये पूरे स्फीयर का बन जाएगा ना, पूरे स्फीयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस ई की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, कोई दिक्कत? तो इसको देखो साथ साथ होगा, ये वही छोटा सा एलिमेंट काटा, इसकी वजह से निकाला, ये गोस लो लगाया मैंने। उसके बाद क्या देखा, ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में थी, देखे थे ना? बोलो। हाँ, तो कोस थीटा क्या हुआ था, थीटा की वैल्यू क्या आई थी? 0 डिग्री। बस वही किया इसने, लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेगा, डीएस अंदर है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी। तो यही, अगर यहाँ पर क्यू नोट होगा बच्चे, यहाँ पर पॉइंट है। अच्छा मेरे को खुद ही बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? सिर्फ क्यू नॉट क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यही बन जाएगा ना। तो इसने वही बताया, अगर वो जिस पॉइंट पर तुमने निकालना है वहां पर एक चार्ज रख दो तो वहां पर फोर्स आ जाएगा। ये हम बहुत बार कर चुके, विच इज कूलम्स। क्लियर है? देख लो अच्छे से देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज देखो और फिर मेरे से पूछो। कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो आओ फिर। सर लास्ट वाला स्टेप बता दो कौन सा बताओ, कौन सा? सर। ये इंटीग्रेशन किया है ना ई ऑफ dx, इसके बाद वाला 4 पाई वगैरह। ये वाला तो देखो ना, डीएस है जो, डीएस मतलब स्मॉल एरिया। ये वाला जो ये सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल, इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन। मतलब अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करूंगा तो किसका एरिया बन जाएगा? टोटल सरफेस का। टोटल सरफेस कौन सा है यहाँ पर? स्फीयर है ना, स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई। तो बस उसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। इसको ऐड करता रहूंगा तो एक स्फीयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलो आओ आगे चलते हैं। क्या हो गया? अटक गया भाई ये तो, एक सेकंड रुको। देखो दिख रहा है सबको? नो सर। यस इसी की एप्लीकेशन। अब गोस थ्योरम में पहले जिसको डाउट है वो पूछे मेरे से। अब हम देखो नए नए रिजल्ट्स देखेंगे और तुम्हें देखेगा ये तो मैं पहले लंबे मेथड से सोल्व कर ही आया। देखो पहले तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। आओ अब एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, पहले तो मैं तुमसे पूछूंगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। जब वायर लॉन्ग हो जाती है तो क्या आंसर आता है? थीटा की वैल्यूज पुट करके आंसर बताओ, सीधा क्या आना चाहिए आंसर? 2k लैम्डा। वेरी गुड। क्या आंसर आना चाहिए इसका? 2k लैम्डा आर, यही आना चाहिए ना? प्रूफ किया था साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 वाले फॉर्मूले से, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? यही आंसर आता था ना? लैम्डा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो सेम ही बात है। इसमें k की वैल्यू पुट करो तो यही आंसर आता है। तो देखते हैं इसने क्या बोला। तो यही एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। जब भी ऐसा डिजाइन लिख दो ना, ये एरो दिख रहा है, इसका मतलब है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कैसी है ये? इनफाइनाइटली। इसकी वजह से हम एप्लीकेशन देखेंगे इसका, ठीक है? मतलब इसकी वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड गोस की हेल्प से। अब गोस ने तो क्या बोला था सर कि कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इसमें क्लोज सरफेस स्फीयर लूंगा तो वो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। क्यों? क्योंकि स्फीयर का तो हर जगह पर रेडियस क्या होता है? मतलब यहाँ पर रेडियस देखूंगा, यहाँ पर रेडियस देखूंगा, वो तो एक पॉइंट चार्ज के लिए अच्छी सिमेट्री थी। लेकिन यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ से देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर एक पॉइंट चार्ज के आगे एक स्फीयर की टर्म ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ लगेगा ना? सबकी इसकी वजह से इधर 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 इधर, इसकी वजह से इधर 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 इधर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है सर।
यहाँ पर भी ऐसा बनेगा। तो ये कैसा बन रहा है, एक छोटा सा, सिलेंड्रिकल। हाँ कैसा बन रहा है, एक छोटा सा सिलेंडर की Cylindrical. shape में। इधर भी देखो और इधर भी ऐसा ही बनेगा सर। तो इसके अंदर कैसी सिमेट्री है बच्चे? सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। समझ में आ रहा है? तो इसको, इसके लिए जो क्लोज सरफेस लूंगा वो बस स्फीयर। क्लोज सरफेस की शेप कैसी भी हो सकती है, हमने देखा है ना अभी, क्लोज सरफेस की शेप कैसी भी हो, है ना। तो हमने क्या लिया इस केस में, क्लोज सरफेस की शेप सिलेंड्रिकल। अभी लेंगे, देखो सिलेंड्रिकल। अब ये इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। अब देखो ये देख रहे हो, छोटा सा एलिमेंट काट रहे हैं अभी, देखो। Gaussian surface is a closed surface around a charge distribution such that the electric field intensity has a single fixed value at, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो। Gaussian surface कैसा सरफेस होना चाहिए? क्लोज। Closed surface around a charge distribution such that the electric field intensity has a single fixed value at every point on the surface. Electric field intensity has a single fixed value at every point on the सरफेस लिया, इसके हर एक पॉइंट पर इधर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फिक्स। क्या होनी चाहिए? सिंगल फिक्स्ड वैल्यू। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉन करना। अभी देखो कैसे, ये देखो एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएस। यस सर। अभी तुम्हें दिखेगा ये सिलेंडर बनते हुए दिखेगा अभी तुमको। यहाँ पर भी डीएस और ई दिख रहा है अच्छे से। यस सर। ये देखो, अगर मैं इसको पूरे, अगर इसने नहीं बनाया तो मैं बनाऊंगा, देखो। चलो यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ये सिलेंडर की शेप में बन रहा हुआ दिख रहा है, आप देखो, यस सर। दिख रहा है। तो ये सिलेंडर ही लिया इसे। अब इसके कौन कौन से सरफेस हो गए? एक सरफेस तो ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया ना ऊपर वाला, और एक सरफेस नीचे वाला। अगर जो फ्लक्स आएगा इन सारे सरफेस की वजह से देखूंगा, है ना। तो इस सरफेस की वजह से देखता हूँ। मैंने तुम्हें बार बार बताया हुआ है, अगर ये मेरे पास सरफेस है बच्चे, यही सिलेंडर की शेप है एक, यस मान सर। लो, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ से इधर, इधर की तरफ। यस सर। ठीक है सर। देखो डीएस वेक्टर इसका कहाँ दिखा रखा है? इधर दिख रहा है। यस सर। क्या इसका यहाँ होगा? और अगर इस वाले का देखूं इधर, इसका कहाँ होगा? ऊपर से अपवर्ड में। अपवर्ड। चलो चेक करते हैं क्या इसका अपवर्ड दिखाएगा क्या। नीचे वाले का दिखा, ऊपर वाले का देखो कहाँ दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है? अपवर्ड। नीचे वाले का कहाँ होगा? डाउनवर्ड। नीचे वाले का चाहे दिखाए ना दिखाए, तुम्हें पता है कैसा है, डाउनवर्ड। अब ध्यान से देखो, फ्लक्स की टोटल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए? Q अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पर कितने सरफेस है टोटल? 4 है वैसे। 1 2 3 4। अगर तुम इसका कैलकुलेट कर लोगे तो चौथे का अपने आप हो जाएगा। इसने क्यों नहीं किया मैं बता दूंगा। देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं और एरिया वेक्टर की वैल्यू देखते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज शीट मेरे पास ऐसे पड़ी है, ऐसे दिख रहा है। ये इधर चार्ज है इसका, दिख रहा है। नीचे भी चार्ज है, ऊपर भी चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ और एरिया वेक्टर इधर की तरफ। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे ही इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर इधर से, एंगल कितना? 90 डिग्री। अब देखो चार्ज इसे ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है, इसके नीचे। ऊपर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। एरिया वेक्टर भी, लेकिन ऊपर कहाँ है? तो देखते हैं आप, पहले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ, ई डी एस कोस थीटा। पहले के लिए एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है? 0। दूसरे के लिए देखो क्या है? क्लियर है। और तीसरे के लिए क्या आया? कोस 0। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, डीएस की वैल्यू को इंटीग्रेट किया, कर्व्ड सरफेस कितना आ गया? into 2 pi RL। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस पता है ना तुम्हें? 2 पाई आर इंटू में एल। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं देखूं इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस में वो दोनों काउंट होते हैं बच्चे, ये वाला भी और ये वाला भी, याद है ना। और दोनों को ही काउंट करके सीधा बोला इसने 2 पाई आर एल। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? 2 पाई आर एल दोनों को ही काउंट करके बोला है। तो एक बात बताओ, इसकी वजह से फ्लक्स 0,
इसकी वजह से 0, इन दोनों की वजह से क्या आ रहा है, E इंटू 2 पाई आर एल। तो टोटल फ्लक्स पूरे सिलेंडर की वजह से क्या आ रहा है, E इंटू, 2 पाई वो टोटल फ्लक्स होता किसके इक्वल है, Q अपॉन Q upon epsilon. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना क्या आ जाएगी, फिर Q upon 2 pi r l तो देख लो। अच्छा, अब इसको K की फॉर्म में लेके आऊं तो क्या करना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या कर दूं, आंसर तो आ गया वैसे ही, टू हो जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। यही लगता। बट मैं इसको अगर चलो चेक करना चाहूँ अपने वाला, हमारा आंसर क्या आया था बच्चे, 2K लैम्डा अपॉन, सर हेलो हेलो सर। बोलो 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 बोलो, सर ये E की वैल्यू आपने कहाँ से ली, Q upon 2 pi r एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ना, सर ये रिपीट कर दो एक बार। ये वाली वैल्यू आई थी ना टोटल फ्लक्स की, E इंटू 2 पाई आर एल आई थी ना, यस ये सर। टोटल फ्लक्स की। और टोटल फ्लक्स होता किसके इक्वल है, गोस लॉ के अकॉर्डिंग, Q upon Q upon epsilon। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, Q अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा ना, क्लियर है। ओके सर। हमने जो Yes, सोल्व sir. किया था वो क्या आया था बच्चे, 2K लैम्डा अपॉन में R R, इसको सोल्व करना एक बारी, 2 इंटू K को क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 pi epsilon की naught। जगह लैम्डा, आर की जगह आर, तो बताओ एक बार 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आर, और लैम्डा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेंथ, बाकी है 2 पाई है ही, एप्सिलॉन नॉट है ही, और आर है ही, क्या दोनों आंसर सेम नहीं है, Yes sir। Yes sir। तो इसका मतलब ये भी वही चीज है, 2K लैम्डा अपॉन, R लेकिन इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें एक सरफेस काटा, उन सब की वजह से फ्लक्स देख के उसको किसके इक्वल रख दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन। अच्छे से देख लो इसको, अच्छे से, आंसर वही आया, लेकिन हमने जो मेथड अप्लाई किया इसमें दूसरा किया। क्या इसमें मैंने एक छोटा सा एरिया काट के उसको इंटीग्रेट किया है क्या, बताओ, किसी को कोई भी डाउट है तो पहले मेरे से पूछे, फिर बात करेंगे इसको, 1 सेकंड के लिए इसको अच्छे से देख लो, देख लो इसको अच्छे से, कोई भी डाउट है तो इसको क्या प्लीज मेरे से पूछो। तो किसी को स्लाइड आगे पीछे करनी है तो बताओ, सर रुक जाओ 1 मिनट। हाँ रुका हुआ हूँ, देख लो अच्छे से देख लो। हो गया, Yes sir। किसी को कुछ पूछना है बच्चे, नो सर। No sir। No sir। चलो चलो आगे। अब यही आंसर आया, अब इसको वो प्रूव कर रहा है, जो चीज मैंने अभी लिखी है ना वही चीज करेगा, आ गया क्या वही आंसर, देख लो यस सर। इसको क्या बोलते हो, Yes 2K लैम्डा अपॉन, R यही चीज लिखती थी बस, वेक्टर फॉर्म में अब तुम्हें लिखना आता है, आर कैप से मल्टीप्लाई करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, आउटवर्ड होगी, तुम्हें खुद को भी पता है, क्यों क्यों, Yes sir। क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन से भी कैसी आ रही है, बाहर की, अपवर्ड बाहर की साइड पर। देख लो अच्छे से इसको, अगर मैं पीछे चलूँ तो देखो, दिख रहा है यहाँ पर, देखो कैसा आ रही है, दिख रही है ना सही सबको, Yes yes देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से। अगली स्लाइड निकाल दो क्या कह रहे हो, सर, अगली स्लाइड निकाल दो। चलो
तो यहाँ से देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियल एलफा फ्रॉम द पॉजिटिव। फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी भाई, तुम्हें खुद को पता है, इनवर्ट। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, पॉजिटिव के लिए दूर जाती है, नेगेटिव के लिए पास आती है। और इसका भी आसान तरीका क्या होता था, हम क्या रख लेते थे, जहाँ पर चार्ज, जहाँ पर फील्ड निकालना है वहां पर क्या रख देते थे, टेस्ट चार्ज। वो मेथड तो है ही। ऐसे ही द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्टेड, इट डिपेंड्स अपॉनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। साइज कैसा भी ले लो तुम, लेकिन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमने डिस्टेंस लिया। गॉसियन सरफेस शुड बी अ सर्टेन, देखो ना, अब देखो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कैसे करते हैं, अभी थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज, सर कल इसके बारे में किया था थोड़ा सा, अभी कैसे करेंगे भी बताएंगे। पर एक बात बताओ, क्या किया था सर, ये जो डिस्क का स्पेशल केस था, याद आया किसी को? यस सर। क्या आंसर आया था उसका लास्ट में, किसी को याद हो तो? डिस्क का नहीं, डिस्क के बाद वो स्पेशल केस क्या था, जब आर की वैल्यू क्या रख दी थी, इनफिनाइट। इन्फिनिटी। तो क्या आंसर आया था, सर E is सिग्मा equal अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। तो इसका भी क्या आना चाहिए, सिग्मा अपॉन चलो एक बार चेक करेंगे, लेकिन आंसर देखते हैं इसका सीधा। दिख रहा है क्या आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन सब बच्चों ने prove कर रखा है ना एक बार। Yes, अब इस चीज को हम करेंगे इससे सर, गॉसेस थ्योरम। Gauss। कल इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा अब एक सॉलिड एंगल रह गया था, टाइम कितना पड़ा है, हो गया या 3 मिनट पड़े हैं? यस कोशिश करते हैं चलो थोड़ा सा समझाने की। कहाँ था वो सॉलिड एंगल जो हमने इरेगुलर सरफेस के लिए पढ़ा था ना? जी हाँ, अच्छा यहाँ पर हमेशा हैंग क्यों जाता है ये, इतनी हाई से? सर ये वाला शायद मतलब प्रूफ नहीं करवाया था क्या कह रहे हो? सर, इनफिनाइट वाला आपने प्रूफ करवाया था। हाँ इनफाइनाइट वाला हमने एज ए स्पेशल केस देखा नहीं था डिस्क का, जब आर की वैल्यू क्या पुट की थी, इंफिनिटी। हाँ तो चलो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये दिख रहा है? अब सर इसने क्या किया यहाँ पर, खुद सोचो थोड़ा सा। तो एक सेकंड, सॉरी भाई, सॉरी। अब दिख रहा है? नो सर। जाना चाहिए अब तो। ये सब दिख रहा है। दिख रहा है? ये सब दिख रहा है। वैसे सॉलिड एंगल को अगर तुम देखोगे, अभी तो क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझाने के लिए, 3D एंगल होता है, पहले तो याद समझना, ठीक है? और इसका जनरल, अरे चुप, शांत हो जाओ। क्या एरिया कैसे, मतलब कैसे निकालते सॉलिड एंगल? ये दिख रहा है, ये कौन दिख रहा है? यस सर। जनरल फॉर्मूला देख लो एक बार तुम, क्या होता है वैसे, ए अपॉन में आर, क्या होता है? ए क्या है, मतलब वो जो एंगल, जो एरिया सबटेंडेड है, यहाँ पर कितना एरिया सबटेंडेड है, ये वाला ना, ये हो गया ए हमारे पास। और आर स्क्वायर क्या है, वो जो डिस्टेंस है, ये दिख रहा है ये वाला। यस सर। वैसे जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, गॉसियन सॉलिड एंगल। अब यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, यही इसी के सर, अब इसके ध्यान से देखना, मैंने तो देखो फ्लक्स 2 केसेस के कारण होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, अब देखे जाओ, अब स्टार्ट हो गया। अब फ्लक्स कौन से कंपोनेंट के कारण होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा होता है। बताओ कौन से कंपोनेंट के कारण हो रहा है, सिर्फ कोस वाले कंपोनेंट के कारण ना? यस सर। कोस का मतलब भी क्या है, जब फ्लक्स कौन सा केस में ज्यादा होगा, मतलब जब देखते हैं मैक्सिमम होता है जब पैरेलल होती है फील्ड, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसकी वजह से फील्ड फ्लक्स कितना होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, मैक्सिमम 90। कोस 90 कितना हो गया, 0। 0। तो मैं सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ले रहा हूँ सर, जो पैरेलल है, जो क्या है, पैरेलल एरिया वेक्टर के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है? ध्यान से देखना अभी से। तो ये सर डीएस के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो डीएस कोस थीटा, एक डीएस
Sin theta. sin थीटा। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 3D में नहीं दिखा सकता, ds sin थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाले की वजह से, तो कंपोनेंट की वजह से तो क्या होगा, Zero. तो सिर्फ कौन सा कंसीडर करूंगा, ds। Cos theta. तो यहाँ पर ds cos थीटा तो लिखा ही हुआ था पहले ही, ठीक है। तो एरिया की जगह तो क्या आ जाएगा, ds Cos theta. डिवाइडेड बाय क्या है, R. तो अभी मैंने बताया है एरिया अपॉन में आर स्क्वायर होता क्या है, सॉलिड एंगल। Yes, sir. तो अगर ये स्मॉल एरिया है तो एंगल भी कैसा होगा, Small. तो डी की जगह क्या आया था, अभी पुट किया है ds, दूसरी लैंग्वेज दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, dA अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा बोल दो इसको, सॉलिड एंगल को ओमेगा बोल रहा हूँ। तो dA की वैल्यू अभी पुट कर रही है, कौन सा सरफेस इंक्लूड हो रहा है हमारा, सिर्फ ds cos theta. थीटा अपॉन में क्या है, R square. आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, D omega. इन्होंने यही लिखा। तो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख दिया, D omega. क्लियर है सबको यहाँ तक। अब यहाँ पर कितना टोटल बनेगा तुम खुद बताओ मुझे, पूरा एरिया ऑफ स्फीयर कवर करना है मैंने, तो कितना एंगल पूरा होगा स्फीयर के लिए, स्फीयर समझ रहे हो, 360 sir. सर्कल नहीं पूछ, स्फीयर पूछ रहा हूँ। 2 by. सॉलिड एंगल 3D डायमेंशन में पूरा होगा, छोटे छोटे एंगल 3D में होता है ना, स्फीयर की बात कर रहा हूँ जब 3D में, Yes sir. तो 4 पाई होता है, इतना होता है 4। 4 pi. तो यहाँ पर अब छोटे सॉलिड एंगल को कवर करूंगा, कितना एंगल आ जाएगा टोटल, 4 pi. ध्यान से नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आ रहा है इसकी जगह, सीधा 4 pi. इंटीग्रेट कर दिया 4 पाई। अब ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, Q upon epsilon. कैसा भी। अब ये क्या मेरे पास एक पर्टिकुलर स्फीयर है क्या, No, sir. मतलब कोई पर्टिकुलर शेप है क्या जो मैंने लिया था, ये No sir. मैंने एक सरफेस लिया था इसका, उसमें से एक Yes, एलिमेंट sir. काटा था, उस एक सरफेस को कंसीडर किया था, उस पूरे सरफेस की वजह से हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया बच्चे, Q upon epsilon. तो कैसा भी शेप हो सरफेस का कोई मैटर नहीं. क्लियर है क्या, क्लियर है क्या अच्छे से। हाँ, तो एक बार सॉलिड एंगल फिर भी पढ़ लेना, हालांकि हमने कर लिया यहाँ पर, बट फिर भी थोड़ा सा किसी को डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी, हाँ अच्छे से पढ़ लेना इसको, Yes किसी को sir. डाउट है तो रुक जाओ, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। Okay, sir. Thank you, sir. Sir. Okay, sir. Thank you. ओके ओके। सर आप इतने सीरियस क्यों रहते हो? सीरियस कैसे, सर मतलब हमारे साथ ही रहते हो या फिर बाकी बैचेस में नहीं रहते, मैंने सुना है। नहीं कहाँ सीरियस रहते हैं, अभी इतनी बातें तो गई थी बारिश की।